हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर मुगल काल का वीडियो पढ़ेंगे और इस उत्तर मुगल काल के बारे में देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे मुगल काल के वंशजों का पतन हो जाता है और फिर यहाँ पे अंग्रेजों का धीरे धीरे आधिपत्य होने लगता है। तो इस उत्तर मुगल काल के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल काल की गद्दी पे, मुगल शासन पे कौन कौन से शासक फिर बाद में शासन करते हैं और किस तरह से मुगल काल का धीरे धीरे पतन हो जाता है और अंग्रेजों का आधिपत्य यहाँ हो जाता है। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। सबसे पहले कहा जाता है दोस्तों कि जब औरंगजेब जिस तरह से अपने भाइयों से उत्तराधिकार का युद्ध लड़के वह अपना शासन प्राप्त करता है, वह मुगल वंश की गद्दी पे बैठता है, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब के भी 3 पुत्र होते हैं और उन तीनों पुत्रों में भी जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है और कहा जाता है कि मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। और इसमें मुअज्जम जो सबसे बड़ा बेटा रहता है वह आजम और कामबख्श से युद्ध लड़के युद्ध जीतता है और फिर मुगल वंश की गद्दी पे बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठता है। तो आइए देखते हैं कि वो अपने भाइयों से कौन कौन सा युद्ध लड़ता है। सबसे पहले जजाऊ का युद्ध वह आजम से लड़ता है और इस जजाऊ के युद्ध में आजम को वह परास्त कर देता है और फिर वह अपने छोटा भाई जो सबसे रहता है कामबख्श, उससे वह एक बीजापुर का युद्ध लड़ता है और इस बीजापुर के युद्ध में वह कामबख्श को भी पराजित कर देता है और दोनों भाइयों को पराजित करने के बाद यह मुगल वंश की गद्दी पे बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। दोस्तों, यह 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक इनका शासनकाल देखा जाता है। करीब 5 वर्षों का शासनकाल जो है इनका यहाँ देखा गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। बहादुर शाह प्रथम का जो मूल नाम था वह मुअज्जम था, यह हम लोगों ने अभी पढ़ा, और इन्हें शाहे बेखबर की भी उपाधि दी गई थी। तो यह भी याद रखिएगा कि शाहे बेखबर की उपाधि किन्हें दी गई, तो बहादुर शाह प्रथम को दी गई। इनके बारे में कहा जाता है कि यह एक सहिष्णु शासक थे। यह हिंदू धर्म को ज़्यादा मानते थे, हिंदू धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसीलिए इन्हें एक सहिष्णु शासक के रूप में देखा गया है। तो बहादुर शाह प्रथम जो थे वह एक सहिष्णु शासक थे। कहा जाता है कि जिस प्रकार यह अपने भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ करके गद्दी प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके भी 4 पुत्र होते हैं और बहादुर शाह प्रथम के चारों पुत्रों के बीच में उनकी मृत्यु के बाद फिर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है और उनका जो पुत्र होता है जहांदार शाह, वह अपने चारों भाइयों से युद्ध जीतकर और उन्हें युद्ध में जीतने में सहायता करते हैं जुल्फिकार खां। तो इनका भी आप नाम याद रखिएगा कि जब बहादुर शाह प्रथम के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है तो उसमें जहांदार शाह को जुल्फिकार खां के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और वह अपने भाइयों से युद्ध जीत करके मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं। ऐसे जहांदार शाह के बारे में कहा जाता है कि यह उतने अच्छे शासक नहीं होते हैं, यह कमज़ोर शासक होते हैं और इन्हें लंपट मूर्ख भी कहा गया है। यह उतने अच्छे शासक नहीं होते, उतने पढ़े लिखे शासक भी नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें लंपट मूर्ख भी कहा गया है। तो यह भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कभी बनाकर पूछ दिया जा सकता है कि लंपट मूर्ख किस शासक को कहा गया। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। यह 1712 ईस्वी में अपने पिता के मरने के बाद गद्दी पे बैठते हैं तथा 1713 ईस्वी तक करीब 1 वर्षों तक यह गद्दी पे रहते हैं। कहा जाता है कि जब यह गद्दी पे बैठे होते हैं तो फिर आगे चल करके सैयद बंधुओं के द्वारा, भारत के ही 2 भाई होते हैं जो कि लड़ने में बहुत ही कुशल होते हैं और कहा जाता है कि सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर का सहायता किया जाता है। फर्रुखसियर जो अगले शासक के रूप में मुगल वंश की गद्दी पर बैठते हैं, उनका सहायता जो है सैयद बंधुओं के द्वारा किया जाता है
और जहांदार खां को गद्दी से हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि फर्रुखसियर के द्वारा ही उन दोनों भाइयों की मदद से जहांदार खां की हत्या कर दी जाती है और अगले शासक के रूप में फर्रुखसियर जो है वह गद्दी पे बैठते हैं। तो 1713 ईस्वी में यह गद्दी पे बैठते हैं और 1719 ईस्वी तक यह मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हुए यहाँ शासन करते हैं। इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए उन पॉइंटों को देखते हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि जब सैयद बंधुओं के द्वारा इनका सहयोग किया जाता है युद्ध जिताने में, सैयद बंधु का नाम होता है दोस्तों अब्दुल्ला खां तथा हुसैन खां। नाम याद रखिएगा, सैयद बंधु जो थे वह थे अब्दुल्ला खां तथा हुसैन खां। तो दोनों भाइयों का नाम भी आप याद रखिएगा। तो जब ये युद्ध जिताते हैं तो युद्ध जिताने के बदले में अब्दुल्ला खां को वजीर के पद पे तथा हुसैन खां को मीर बख्श के पद पे फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। अब्दुल्ला खां वजीर के पद पे रहते हैं जो कि करीब प्रधानमंत्री के पद के बराबर होता था। इस समय के प्रधानमंत्री से तुलना की जा सकती है। तो अब्दुल्ला को वजीर के पद पे तथा हुसैन को मीर बख्श जो कि सेना का सबसे उच्च पद होता था, सभी सेना को देखरेख करने का काम करता था, मीर बख्श के पद पे हुसैन को नियुक्त कर दिया जाता है। तो हुसैन और सैयद को जब दोनों को नियुक्त करते हैं या उसके बाद कहा जाता है कि फर्रुखसियर के द्वारा ही जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, यह भी कई एग्जामों में पूछा गया है कि जय सिंह जो कि एक राजपूत शासक रहते हैं उन्हें सवाई का उपाधि किनके द्वारा दिया गया था। तो फर्रुखसियर के द्वारा ही जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी, इसीलिए इन्हें सवाई जय सिंह भी कहा जाता है। तो यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि फर्रुखसियर के द्वारा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जानते हैं। चूंकि दोस्तों मुगल शासकों और सिख गुरुओं के बीच में पहले से ही अनबन चलते आती है और कहा जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर की हत्या, 9वें गुरु की हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा कराई जाती है, उसके बाद फिर अगले गुरु जो बनते हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, उनकी भी हत्या जो है मुगल शासकों के द्वारा ही करवा दिया जाता है और फिर उनके कोई गुरु नहीं बनते हैं। और कहा जाता है कि लेकिन फिर भी सिख के एक प्रमुख के रूप में उभर कर आते हैं बंदा बहादुर। तो इसे भी याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद सिखों के जो प्रमुख नेता उभर के आते हैं वह कौन रहते हैं, वह बंदा बहादुर रहते हैं। और बंदा बहादुर को भी फर्रुखसियर के द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यह भी याद रखिएगा कि बंदा बहादुर को फांसी की सजा किसने दी, तो बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर अगर इनके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो कहा जाता है कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा एक शाही फरमान जारी किया जाता है और बंगाल के क्षेत्रों में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। कहा जाता है कि मात्र 3000 रुपया लेकर के अंग्रेजों से उन्हें बंगाल के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए दे दिया जाता है। तो 3000 रुपया लेकर के यह उन लोगों को बंगाल के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए दे देते हैं। कहा जाता है कि जो यह शाही फरमान जारी करते हैं वह अंग्रेजी कंपनियों के लिए मैग्ना कार्टा साबित होता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो यही फर्रुखसियर के शाही फरमान को ही मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैग्ना कार्टा इसे कहा गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसमें वह अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्रों में मात्र 3000 रुपया लेकर के व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। फिर कहा जाता है कि जो भाई रहते हैं, सैयद बंधु जो रहते हैं, वह धीरे धीरे यह अपने जो इस पे अधिकार है वह जमाने लगते हैं फर्रुखसियर पर। लेकिन फर्रुखसियर जब देखता है कि यह धीरे धीरे हम पे दबदबा बनाया जा रहा है, अपना दबदबा उनका ज़्यादा होने लगता है, तो फर्रुखसियर के द्वारा चाहते हैं कि उन्हें मरवा दिया जाए। लेकिन होता उल्टा है, दोनों सैयद बंधुओं के द्वारा ही रफ़ी उद दराज के द्वारा मिलकर के फर्रुखसियर की हत्या करवा दी जाती है और उसे गद्दी से हटाकर फिर सैयद बंधुओं के द्वारा ही रफ़ी उद दरजात को गद्दी पे बैठाया जाता है। यह जो है
फरवरी 1719 में गद्दी पे बैठते हैं और कहा जाता है कि जून तक मात्र 3-4 महीने तक ही यह गद्दी पे रह पाते हैं और कहा जाता है कि इनका टीबी के बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो रफ़ी उद दर्जात को टीबी के बीमारी के कारण ही 3-4 महीने के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं रफ़ी उद दौला, और जो कि यह भी 3-4 महीना जून में बैठते हैं और सितंबर में भी इनकी मृत्यु हो जाती है। और 3-4 महीने के शासनकाल के दौरान ही इनकी भी तपेदिक के कारण मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु होती है उसके बाद अगले शासक के रूप में मुहम्मद शाह को जो है सैयद बंधुओं के द्वारा गद्दी पर बैठाया जाता है। चूँकि सैयद बंधुओं को द्वारा कई शासकों को गद्दी पर बैठाया गया है, इसीलिए सैयद बंधुओं को एक शासन निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि सैयद बंधु चूंकि कई शासकों को गद्दी पे बैठाते हैं, कई शासकों को सहयोग करते हैं गद्दी पे बैठने के लिए, इसीलिए इन्हें शासक निर्माता भी कहा जाता है। फिर अगर मुहम्मद शाह की बात करें तो यह 1719 ईस्वी में इन दोनों के मरने के बाद, यह दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, इसीलिए इनके बारे में डिटेल पढ़ने का नहीं है। जब मुहम्मद शाह गद्दी पे बैठते हैं 1719 ईस्वी में, तो यह सबसे पहले चाहते हैं कि जो सैयद बंधु हैं, जो कि साजिश कर करके बार बार सभी शासकों को बदल बदल करके या मरवा के अगले की सहायता करके वह सभी को गद्दी पे बैठाते हैं, तो सबसे पहले यह साजिश करके उन दोनों सैयद बंधुओं को ही मरवा देते हैं। तो सैयद बंधुओं को जो है मरवाया जाता है किनके द्वारा? मुहम्मद शाह के द्वारा। तो यह भी आप याद रखिएगा कि सैयद बंधुओं की हत्या कौन करवाते हैं? तो सैयद बंधुओं की हत्या जो है मुहम्मद शाह के द्वारा करवा दिया जाता है। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है कि रंगीला बादशाह किन्हें कहा जाता है। तो मुहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है। कहा जाता है कि यह ज़्यादातर भोग विलास में लिप्त रहते थे, कई अन्य चीज़ों में यह मग्न रहते थे, इसीलिए इन्हें रंगीला बादशाह कहा गया है। और इसी के शासनकाल के दौरान से, इन्हीं के शासनकाल के दौरान से जो है धीरे धीरे मुगल काल का जो दौर रहता है वह कमज़ोर होने लगता है। और कहा जाता है कि कुछ क्षेत्र भी जो रहता है वह दूसरे शासक के द्वारा आज़ाद करवा लिया जाता है। तो मुगल के चंगुल से कुछ क्षेत्र जो होता है वह आज़ाद करवा लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र इनके शासनकाल में किनके द्वारा आज़ाद करवाया जाता है। कहा जाता है कि अवध का जो क्षेत्र था वह सादत खां के द्वारा आज़ाद करवा लिया जाता है। तो अवध का क्षेत्र सादत खां के द्वारा, बंगाल का जो क्षेत्र रहता है वह मुर्शिद कुली खां के द्वारा आज़ाद करवा लिया जाता है। और फिर यही मुर्शिद कुली खां के जो दामाद रहते हैं सुराजुद्दौला, फिर धीरे धीरे अंग्रेज का तो चूंकि बंगाल के क्षेत्रों में व्यापार शुरू ही हो चुका था, इसीलिए सुराजुद्दौला के शासनकाल आते आते अंग्रेजों और उन सिराजुद्दौला के बीच युद्ध छिड़ जाता है। और हम लोग जानते भी हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और उसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और फिर उसी प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य जो है भारत पे होने लगता है। तो वो सब भी आगे आधुनिक इतिहास के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो चलिए आइए हम लोग फिर आगे जानते हैं। तो बंगाल का क्षेत्र जो है मुर्शिद कुली खां के द्वारा आज़ाद करवा लिया जाता है। हैदराबाद का क्षेत्र जो है वह चिनकिलीज के द्वारा आज़ाद करवाया जाता है, तथा कर्नाटक का जो क्षेत्र रहता है वह सादतुल्ला खां के द्वारा आज़ाद करवा लिया जाता है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा कि कौन सा क्षेत्र किनके द्वारा आज़ाद करवाया गया था। फिर कहा जाता है कि जब इन क्षेत्रों को आज़ाद करवा लेते हैं तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान, मुहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान ही एक ईरान के क्षेत्रों के शासक रहते हैं नादिर शाह। यह जो है लूटपाट की मंशा से, यानी कि धन लूटने की मंशा से यह जो है भारत आते हैं। और कहा जाता है कि धीरे धीरे पहले सिंध के प्रांतों से आते हैं और पंजाब के क्षेत्रों में लूटते हैं, फिर लूट करके यह चले जाते हैं शुरू में। लेकिन पता चलता है कि इन्हें कि दिल्ली के क्षेत्रों में जो है मुहम्मद शाह का शासन कमज़ोर हो गया है और उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन है। और इसी लालच के कारण मुहम्मद शाह के ही कोई एक व्यक्ति रहते हैं जिनके द्वारा कि फिर से नादिर शाह को बुलाया जाता है। और नादिर शाह कहा जाता है कि पुनः आते हैं और दिल्ली के क्षेत्रों में
करीब वह 57 दिन रहते हैं। 1739 ईस्वी में वह मोहम्मद शाह के खिलाफ आक्रमण करते हैं और कहा जाता है कि इस आक्रमण में बहुत ही वह कत्ले आम मचाते हैं और बहुत सारा धन जो है लूट करके ले जाते हैं। तो नादिर शाह का आक्रमण भी आप याद रखिएगा, चूंकि यह ईरानी शासक थे तो यह भी कई बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि नादिर शाह का आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ तथा कब हुआ। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए इनसे जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि जब आक्रमण करते हैं नादिर शाह के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है तो कहा जाता है कि इसी कारण उन्हें ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है। भारत में आक्रमण करके बहुत सारा धन लूटने के कारण नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि नादिर शाह को भारत में बहुत सारा धन लूटने के कारण ईरान में उन्हें ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर इनके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि यह दिल्ली के क्षेत्रों में आते हैं और करीब 57 दिनों तक यह रहते हैं, बहुत ही कत्ले आम मचाते हैं। और कहा जाता है कि मुगलों का जो मयूर सिंहासन रहता है जो कि मुगलों के पूर्वजों के द्वारा बनवाया जाता है और उसी में कोहिनूर हीरा जो जड़ा हुआ रहता है, कहा जाता है मयूर सिंहासन को तोड़ फोड़ के नादिर शाह के द्वारा लूट लिया जाता है और यहाँ से यह कोहिनूर हीरा के साथ साथ जो मयूर सिंहासन में बेशकीमती हीरे जवाहरात जो जड़े हुए रहते हैं सभी को लूट करके यह वापस चले जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मयूर सिंहासन किनके द्वारा लूटा गया या कोहिनूर हीरा जो है किनके द्वारा लूटा गया था। तो वह नादिर शाह के द्वारा लूटा गया जो कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत आते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है तो मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह जो हैं मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं। मुगल वंश का जो गद्दी रहता है या मुगल वंश का जो शासन रहता है वह चूंकि इन्हीं के शासनकाल में लूटपाट होने लगता है और कई क्षेत्रों को आज़ाद करवा लिया जाता है, इसीलिए धीरे धीरे मुगल काल का पतन जो है यहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह के बारे में कहा जाता है कि अहमद शाह के शासनकाल के दौरान ही जिस तरह से नादिर शाह लूट करके जब यहाँ से ले जाते हैं ईरान के क्षेत्रों में बहुत सारा धन, तो ईरान के क्षेत्र में एक अहमद शाह अब्दाली रहते हैं। अहमद शाह अब्दाली को पता चलता है कि भारत के क्षेत्रों में बहुत सारा धन है और नादिर शाह से प्रेरित होकर के वह भी भारत पर आक्रमण कर देते हैं और वह आक्रमण करते हैं अहमद शाह के शासनकाल में। और कहा जाता है कि यह भी आते हैं और यहाँ से बहुत सारा धन जो है लूट पाट के ले जाते हैं। फिर कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है इसी प्रकार से लगातार 7 बार करीब जो है भारत पर आक्रमण करते हैं और बहुत सारा धन यहाँ से लूट कर ले जाते हैं। फिर जब अहमद शाह की मृत्यु होती है तो आलमगीर जो हैं मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं। आलमगीर द्वितीय नाम याद रखिएगा आप। अहमद शाह की मृत्यु के बाद आलमगीर द्वितीय जो हैं मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं और कहा जाता है इनका जो शासनकाल का दौर रहा है वह 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी में रहा है। जब यह दिल्ली के क्षेत्रों पे राज कर रहे होते हैं तो उधर बंगाल का क्षेत्र जो कि मुर्शिद कुली खां के द्वारा आज़ाद करवाया गया था मोहम्मद शाह से, तब तक उनका दामाद जो रहता है सिराजुद्दौला वह बंगाल के क्षेत्रों का नवाब बन चुका होता है। और कहा जाता है कि बंगाल के क्षेत्रों में जब अंग्रेज लोग व्यापार कर रहे होते हैं तो अंग्रेज़ों और मुगल शासक जो रहते हैं, जो नवाब रहते हैं वहाँ के सिराजुद्दौला, उनके बीच एक युद्ध छिड़ जाता है और कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव और उनके बीच 1757 ईस्वी में एक प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। तो प्लासी का युद्ध जो है आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में लड़ा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया है। तो उस समय दिल्ली के क्षेत्रों में आलमगीर का शासन था। कहा जाता है कि आलमगीर के मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय जो हैं मुगल वंश के गद्दी पे बिहार के क्षेत्रों में बैठते हैं। चूँकि मुगल काल का जो दौर रहा है, मुगल काल का जो शासन रहा है वह बहुत दूर क्षेत्रों तक था, तो बिहार के क्षेत्रों में शाह आलम द्वितीय जो हैं वह अपने आप को सुल्तान घोषित
कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि शाहजहां तृतीय के द्वारा अपने आप को दिल्ली के क्षेत्रों में शासक घोषित कर दिया जाता है और यहाँ से मुगल काल का विखंडन होने लगता है। मुगल वंश जो रहता है वह टूटने लगता है और टूटकर बिखरने लगता है। तो जहाँ बिहार के क्षेत्रों में शाह आलम द्वितीय जो है अपने आप को शासक घोषित कर लेते हैं, वहीं शाहजहां तृतीय के द्वारा दिल्ली के क्षेत्रों में शासक घोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार से जो है मुगल वंश टूट जाता है। और कहा जाता है कि इन दोनों का जो शासनकाल का पीरियड रहा है वह 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहा है और इन्हीं के बीच में फिर अंग्रेजों के द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जो कि बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और यही सब मुगल जो शासक रहते हैं, मराठा शासक रहते हैं, उनके बीच में लड़ा जाता है और कहा जाता है कि उस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय होती है और उस समय से वह लगभग भारत के क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमा लेते हैं और अंग्रेज जो है धीरे धीरे मुगल वंश को समाप्त करके भारत पे अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देते हैं। तो फिर आइए जानते हैं और इन्हीं के शासन काल के दौरान, चूंकि पीरियड आप देख सकते हैं कि 1759 से 1806 ईस्वी तक इनका शासनकाल है, तो 1764 में इन्हीं के शासनकाल में बक्सर का युद्ध भी लड़ा गया तथा पानीपत का तृतीय युद्ध भी 1761 ईस्वी में इन्हीं के दौरान लड़ा जाता है। तो दो युद्ध महत्वपूर्ण हैं जो कि लड़े जाते हैं इनके शासनकाल के दौरान, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में तथा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं के शासनकाल के दौरान जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो उसके एक साल बाद इलाहाबाद की संधि जो भी है इन्हीं की शासनकाल में हुआ है, जो कि 1765 ईस्वी में होता है। तो यह तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया 1761 ईस्वी में तथा इलाहाबाद की संधि जो हुई वह बक्सर के युद्ध के एक साल बाद 1765 ईस्वी में लड़ा गया। फिर कहा जाता है कि 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक, जो कि एक इंग्लैंड के ही महारानी की शासक, उनके द्वारा ही भेजा जाता है। कहा जाता है कि उनके द्वारा कहा जाता है इन लोगों को कि आप हमारे अधीन रहिए, उन्हें पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं रहने दिया जाता है और धीरे धीरे कहा जाता है कि इन पर से पूर्णतः जो है अपना शासन धीरे धीरे से अंग्रेज लोग जमाने लगते हैं। फिर जब इनकी मृत्यु होती है इन दोनों की, तो अगले शासक के रूप में अकबर द्वितीय जो हैं वह मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं और कहा जाता है कि मुगल अकबर द्वितीय जो हैं वह धीरे धीरे इन्हीं के शासनकाल से वह अंग्रेज़ों के प्रभाव में आना शुरू हो जाते हैं। अंग्रेज़ों की बात वहाँ चलने लगती है और इनका शासनकाल जो है 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक देखने को मिला है। कहा जाता है, इनसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं अपने शासनकाल में, चूँकि अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें बहुत सताया जा रहा था, उस समय बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था, इसीलिए राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं ये कि आप इंग्लैंड जाइए और महारानी विक्टोरिया से कहिए कि वहाँ हमें अच्छे से शासन करने नहीं दिया जा रहा है। और इन्हीं के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी गई है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। तो जब अकबर द्वितीय की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल वंश के अंतिम शासक के रूप में बहादुर शाह जफर द्वितीय जो हैं वह गद्दी पे बैठते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश के अंतिम शासक के रूप में गद्दी पे बैठते हैं और कहा जाता है कि इनका शासनकाल 1837 से 1857 तक ऐसे देखा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इन्हें जो लाल किला होता है दिल्ली से उनसे निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि जब यह विद्रोह करते हैं लोगों की बातों में आकर के, जब यह अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो इन्हें कैद कर लिया जाता है और कैद करके रंगून में जो काले पानी की सज़ा है उन्हें भुगतने के लिए इन्हें भेज दिया जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून काले पानी की सज़ा के लिए भेज देता है और कहा जाता है कि 1862 ईस्वी में वही काले पानी की सज़ा काटते काटते बहादुर शाह द्वितीय की वहाँ मृत्यु हो जाती है।
और इसी प्रकार से मुगल शासक जो रहते हैं उनका समाप्त हो जाता है पूरा शासनकाल का दौरान, और मुगल वंश जो है वह समाप्त हो जाता है। और धीरे धीरे फिर यहाँ अंग्रेज जो है भारत के सभी क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज उत्तर मुगल काल के वीडियो के माध्यम से जो मुगल काल के बचे हुए शासक रहते हैं उनके बारे में पढ़ा तथा देखा कि किस तरह से धीरे धीरे यहाँ अंग्रेजों का आगमन शुरू हो जाता है और अंग्रेज लोग यहाँ अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग मुगल वंश के एक प्रशासन की व्यवस्था पढ़ेंगे। मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही है, किस तरह से मुगल काल के शासकों के द्वारा यहाँ प्रशासन किया गया पूरे भारत में, उन्हें एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और यहाँ से मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाता है और फिर अंग्रेजों का दौर शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास को बारी बारी से वीडियो के माध्यम से पूरे मध्यकालीन इतिहास को समाप्त किया, उसी प्रकार से हम लोग आधुनिक इतिहास को भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।